तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? नर्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज का अप्लाई कर दिया था। सर हाँ सर जो कोई टेस्ट हुआ था सर, उसमें कुछ करंट वाले क्वेश्चन दिए आए थे, तो वो टॉपिक अभी आप पढ़ाएंगे कि उसी में आपने पढ़ा दिया? हम लोग को उससे करना था कौन से टॉपिक्स? सर। करंट के बारे में क्वेश्चन आए थे। अच्छा, वो टॉपिक अभी नहीं हुआ है, मैं देखता हूँ पेपर, फिर आपको डिस्कस करता हूँ मैं। ठीक है, ओके सर। चलिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नर्स के क्वेश्चन देख लिया था। नर्स के क्वेश्चन को सेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रोड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल देखिए, नाम पढ़ के देखिए तो लग रहा है कॉन्सेंट्रेशन सेल मतलब कुछ कॉन्सेंट्रेशन से रिलेशन है, और किसका रिलेशन है? तो सेल का रिलेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में होता क्या है? तो ये कॉन्सेंट्रेशन की वजह से चलने वाली सेल है। तो ऐसी सेल जो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से काम करती है, इस टाइप के सेल को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो क्या कॉन्सेंट्रेशन की वजह से कोई सेल काम कर सकती है? नेचर की वजह से नहीं करना चाहिए इसको केवल कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से काम करना चाहिए। तो ऐसी सेल को कॉन्सेंट्रेशन सेल कहेंगे। जरा समझते हैं क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो एक इमेजिन करिए कि एक सेल बनाए जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के बने। टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मटेरियल, दोनों जो इलेक्ट्रोड बन रहे हैं दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, दोनों का मटेरियल आइडेंटिकल है। मतलब दोनों तरफ हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड ले लिए। अब अगर एनोड और कैथोड दोनों में हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड ले लिए, तो आपको क्या लगता है? एनोड पे भी कॉपर है और कैथोड पे भी कॉपर है, हाँ है ना? Recording in progress. अब अगर एनोड पे भी कॉपर है और कैथोड पे भी कॉपर है, तो क्या ऐसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड्स कॉपर के ही हो गए? एनोड एंड कैथोड दोनों कॉपर के हैं। अब क्या ऐसी सेल फंक्शन कर सकती है? क्या ऐसी सेल से वोल्टेज प्रोड्यूस हो सकता है? तो हाँ, ऐसी सेल से वोल्टेज प्रोड्यूस हो सकता है। और इस तरीके से जो सेल बनती है उस सेल को कहते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल की खास बात ये होती है कि कैथोड जिस मटेरियल से बना होता है, या कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है वही सेम इलेक्ट्रोड एनोड का भी होता है। तो कैथोड और एनोड दोनों पे सेम इलेक्ट्रोड्स जब होते हैं तो हम उस सेल को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। क्लियर हुई इतनी बात? सर नॉर्मल सेल में इलेक्ट्रोलाइट को 1 मोलर दे देते यहाँ पे? नहीं, नॉर्मल सेल में कोई जरूरी नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोलर लेते हो, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम कुछ भी ले सकते हैं। पर यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड दोनों के दोनों सेम मटेरियल से बने होने चाहिए। अगर एक एनोड जो है वो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो कैथोड भी कॉपर का इलेक्ट्रोड होना चाहिए। और ऐसे सेल का जो फंक्शन होता है, इट इज ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट। कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से ये सेल फंक्शन करती है। जैसे इस सेल को देखिए, एनोड हमने किस इलेक्ट्रोड का बनाया? सिल्वर। कैथोड किसका है? सिल्वर। तो क्या एनोड और कैथोड के मटेरियल में कोई डिफरेंस है? एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड में कोई डिफरेंस है? नहीं। यानी ये सब्सटेंस, ये दोनों डिफरेंट मटेरियल हैं, इसकी वजह से ये दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोड हैं, इसकी वजह से ये सेल फंक्शन नहीं करेगी। अगर ये सेल फंक्शन करेगी, ये सेल हमें पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी, या इस सेल से अगर हम बिजली करंट ऑब्टेन कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट ड्यू टू मटेरियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोड डिफरेंस, इट विल बी ओनली ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। तो ऐसा जब होता है, इस तरीके से जो सेल बनती है उसको हम कहते हैं, नीतीश कुमार बेटा माइक ऑफ रखो, इस तरीके से जो सेल बनती है उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल, एंड इट फंक्शंस ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, यहां पे देखिए एजी का इलेक्ट्रोड है, इधर भी एजी का इलेक्ट्रोड है, तो दोनों एनोड और कैथोड दोनों पे एजी का इलेक्ट्रोड है। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो जाएगी। क्या बन जाएगा? तो एजी सॉलिड से बनेगा एजी प्लस एक्वस, तो ये हो गई एनोड की रिएक्शन। अच्छा, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी?
रिडक्शन की, किसका रिडक्शन हो रहा है? Ag+ का रिडक्शन हो रहा है और बन क्या रहा है? Ag सॉलिड बन रहा है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए एनोड और कैथोड पे एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शन हो रही है। एनोड पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है। अगर हम इसका नेट से रिएक्शन देखें, नेट रिएक्शन, नेट क्या दिखेगा? नेट देखोगे तो सब कैंसिल होता हुआ दिखेगा, बट एक बात ध्यान रखिए, नेट आपको भले ही लग रहा है कि कैंसिल हो रहा है पर कॉन्सेंट्रेशंस अलग हैं, कॉन्सेंट्रेशंस अलग है। तो देखिए नेट रिएक्शन देखने का एक तरीका क्या है यहां पर कि जो एनोड है उसको रिप्रेजेंट करिए कि वो एनोड है। जैसे Ag सॉलिड एट एनोड, Ag सॉलिड वो भी कहां पे? तो ये एनोड का है, यहां पर इसको Ag सॉलिड एट एनोड प्लस Ag+ एक्वस एट कैथोड, और ये प्रोवाइड कर रहा है, देखिए क्या, तो ये प्रोवाइड कर रहा है Ag सॉलिड एट कैथोड और साथ में Ag+ एक्वस एट एनोड, ये प्रोवाइड, ये नेट रिएक्शन आ गई। ठीक है, जरा गौर करिएगा रिएक्शंस पे, एनोड एंड कैथोड सेम, बस Ag+, Ag+, ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को काट के खत्म कर दें, बट ये एनोड का है, वो कैथोड का है, ये कैथोड का है और वो एनोड का है, तो इसी वजह से कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसका E0 सेल बताइए, इसमें E0 सेल कैसी आनी चाहिए? E0 सेल कैसा आना चाहिए? E0 सेल का साइन क्या होना चाहिए? E0 सेल पॉजिटिव, नेगेटिव, या E0 सेल कैन बी एनीथिंग? अरे थोड़ा सा सोच ही लेते हैं बेटा, टीचर के बहकावे में नहीं आते। सर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ना, जिसमें अरे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उसको ज्यादा। यार कितनी E0 सेल, नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन की। वो तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। अरे तो जरा ध्यान से देखो, E0 सेल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आपको गेस करना है। 0, ये सही जवाब है। E0 सेल इज 0। कैसे 0? एनोड एंड कैथोड दोनों सेम इलेक्ट्रोड के बने हैं। अब E0 सेल कैसे बताते हैं हम? E0 सेल इज E0 RP ऑफ कैथोड, हाँ, E0 RP ऑफ एनोड, ऐसे ही बताते हैं। अब कैथोड और एनोड दोनों का RP क्या रहेगा? E0 क्या रहेगा? इसका E0 और इसका E0 बराबर है। E0 RP इसका भी और E0 RP इसका भी, तो ऐसी सेल का E0 सेल क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। समझ में आई बात भाई? ये सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये भी सिल्वर इलेक्ट्रोड, दोनों के दोनों सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो दोनों का अगर E0 लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं, तो इसका भी 0.80, इसका भी 0.80, तो E0 सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो E0 सेल की वैल्यू विल बी 0। तो देखिए ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, एंड कॉन्सेंट्रेशन सेल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में E0 सेल की वैल्यू 0 आती है। E0 सेल की वैल्यू 0 होगी क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल से बने हुए हैं। तो हम इस सेल का E0 सेल कह सकते हैं कि E0 सेल विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का E0 सेल विल बी 0। ये क्लियर हुआ क्यों 0 आ रहा है? आगे हाँ है ना, क्योंकि ये भी Ag का है, इसका भी वैल्यू 0.80, इसकी भी वैल्यू, इसका E0 0.80, तो 0.80 माइनस 0.80 दैट विल बी 0। तो यहां पर सेल पोटेंशियल विल बी सॉरी E0 सेल विल बी 0। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ C1 एंड C2 फॉर द फॉलोइंग सेल टू बी स्पॉन्टेनियस।
C1 इन C2, अभी C1 इन C2 क्या है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है एंड हमें इस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकालनी है जिससे ये सेल स्पॉन्टेनियस रहे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। यस सर। यस सर। अच्छा C1 लेस देन C2 आया सर इसका आंसर। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो सेल है क्या हम इसको कॉन्सेंट्रेशन सेल कह सकते हैं? यस सर। यस सर। इट इज ए कॉन्सेंट्रेशन सेल, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन सेल। ये एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कैसे पता चला? तो कॉपर सॉलिड, कॉपर टू प्लस कॉपर सॉलिड, दोनों इलेक्ट्रोड पे सेम मटेरियल इन्वॉल्व हो रहा है। एनोड पे कॉपर टू प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा है एनोड पे कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है इन कॉपर टू प्लस एंड कैथोड पे कॉपर टू प्लस रिड्यूस हो रहा है इन कॉपर। अच्छा, अब हमें C1 C2 यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है और अगर इस सेल को स्पॉन्टेनियस होना है तो हमें C1 एंड C2 का रेशियो बताना है। अच्छा, इसका E नॉट सेल कितना कहेंगे? E नॉट सेल इज E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 प्लस टू कॉपर एट कैथोड माइनस E नॉट कॉपर 2 प्लस टू कॉपर एट एनोड। और देखिए ये दोनों सेम ही चीज है, दोनों वैल्यू 0.34 आएगा तो E नॉट सेल इज 0। अच्छा, पावर NF by RDR। क्या कह रहे हो बेटा? सर E की पावर NF E सेल अपॉन RDR। अच्छा, देखते हैं। अब देखिए इसका हमें बताना है कि इसका रेशियो क्या होना चाहिए कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। अब देखिए आपको नोटेशन दिया हुआ है तो नोटेशन से अगला काम है कि आप सेल रिएक्शन देख लीजिए। तो देखिए एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो कॉपर एट एनोड विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कॉपर 2 प्लस एट एनोड एंड कॉपर 2 प्लस एट कैथोड विल बी रिड्यूस्ड इनटू कॉपर एट कैथोड। ये देखिए ये सॉलिड फेज में है, कॉपर भी सॉलिड फेज में है, यही दोनों सॉल्यूशन फेज में है। अच्छा, एनोड पे कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C1 या सॉरी ये C2 है। एनोड पे कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C1 और कैथोड पे कितनी है? C2। चलिए, अब अगर आप इस पर नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करें, क्या इस सेल पे भी नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? तो नॉस्ट इक्वेशन आप किसी भी सेल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पर नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो E सेल इक्वल्स टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन कितना लिखना चाहिए? N की वैल्यू 2 और लॉग कॉपर 2 प्लस एट कॉपर 2 प्लस एट एनोड अपॉन कॉपर 2 प्लस एट कैथोड, तो ये वैल्यू आ जाएगी C1 बाई C2। अब देखिए सेल को स्पॉन्टेनियस होना है तो अगर सेल स्पॉन्टेनियस होगी तो उसका E सेल कितना होता है? ग्रेटर देन 0। तो फॉर अ सेल टू बी स्पॉन्टेनियस एक सेल को अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो E सेल मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और इसकी E सेल को ग्रेटर देन 0 पुट कर दीजिए। तो इसके E सेल को ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे तो माइनस 0.0591 अपॉन 2 बेटा सुहानी वर्मा क्योंकि मैंने ऐसा तो ये देखिए ये ई सेल की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर इस सेल को स्पॉन्टेनियस होना है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर दें। अगर हम इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 करेंगे तो log C1 बाई C2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए?
0। तो log के अंदर में जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? log x की वैल्यू log x इज लेस देन 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 1। तो c1 बाई c2 अगर log, देखिए log x इज लेस देन 0 तो x इज लेस देन 10 की पावर 0, दैट इज x इज लेस देन 1। तो वही चीज बोल सकते हैं कि c1 और c2, c1 अपॉन c2 मस्ट बी लेस देन 1। यानी किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए? c2 मस्ट बी ज्यादा देन c1। c2 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और c1 की वैल्यू कम होनी चाहिए। अब देखिए इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, इससे एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज आती है। क्या? तो आप इसको समझिए जरा कि हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं कॉपर 2 प्लस कॉपर सॉलिड से कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए C है। तो C की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तब इसके फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी है, या C की वैल्यू कम होगी तब इसके फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी? अरे C की वैल्यू अगर आप एक इक्विलिब्रियम जैसा ज्यूम करें तो C की वैल्यू ज़्यादा होगी तब ये फॉरवर्ड ज़्यादा प्रोसीड करेगा, या C की वैल्यू कम होगी तब फॉरवर्ड ज़्यादा प्रोसीड करेगा? कम होगी। तो C की वैल्यू जब कम होगी तो ये फॉरवर्ड ज़्यादा प्रोसीड करेगा, और C की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तब कहाँ प्रोसीड करेगा? बैकवर्ड। तो आप उसको यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, C1 एंड C2 से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसी का। क्या ये एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है? ध्यान से देख के बताइए। अच्छा, क्या ये एक गैस आयन इलेक्ट्रोड है? गैस भी रखी है, क्लोरीन गैस के फॉर्म में है और Cl माइनस आयन के फॉर्म में है, तो ये गैस आयन इलेक्ट्रोड है। क्या ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है? हाँ, तो ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है। यहां पर प्लैटिनम का काम क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है, कनेक्शन करने के काम में आ रहा है, या इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर रिएक्शन हो रही है। ये 2-3 बातें कह सकते हैं। चलिए यहां पर रिएक्शन बताइए, एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन, किस पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? एनोड की रिएक्शन एंड कैथोड की रिएक्शन। फटाफट, एनोड पे क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन क्या हो रही होगी? 2Cl minus aqueous at anode is oxidized as Cl2 gas at anode। एकदम ध्यान से, कभी भी ऐसा नहीं कि Cl2 से Cl माइनस इधर भी खेल दिया और उधर Cl माइनस से Cl2 खेल दिया, नहीं। ये साइड हमेशा एनोड होता है, और इन दोनों स्पीसीज के साथ आपको दोनों स्पीसीज को आपस में ऐसे देखना है कि ऑक्सीडेशन हो। तो Cl2 से Cl माइनस रिडक्शन है, Cl माइनस से Cl2 ऑक्सीडेशन है। कैथोड पे क्या होना चाहिए? Cl2 टू Cl माइनस या Cl माइनस टू Cl2? हाँ, Cl2 गैस एट कैथोड से बनना चाहिए Cl माइनस एक्वस टू Cl माइनस एक्वस एट कैथोड। अब देखिए जरा आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये एनोड है, एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस की, एनोड पे C1m है, यानी ये एनोड है तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन आ गई C1m। और कैथोड पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? तो कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन C2m है। और पार्शियल प्रेशर कितना है? तो Cl 1 बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये कॉन्सेंट्रेशन सही है तो इसका E0 सेल की वैल्यू 0 होगी। तो जरा इसका सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाइए। सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि E सेल इक्वल्स टू 0 माइनस 0.0591 बाई 2 log
पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 1 बार इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, दैट मीन्स C2 का स्क्वायर अपॉन 1, इसका पार्शियल प्रेशर 1 बार है और एनोड पे Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन C1m है और कोफिशिएंट यहाँ 2 है तो C1 का स्क्वायर। ये हो गई अपनी इस सेल का ई सेल। अब अगर इस सेल को स्पॉन्टेनियस होना है तो ई सेल मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर सेल टू बी स्पॉन्टेनियस। ई सेल मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और अगर ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी है तो -0.0591/2 लॉग, अच्छा C1 C2 का स्क्वायर भी है और C1 का भी स्क्वायर है तो स्क्वायर को बाहर निकालिए, आगे आएगा और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा क्या, यहां बच जाएगा C2 अपॉन C1 इज ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए अब बताइए C2 एंड C1 कैसा होना चाहिए? हाँ, या आप लॉग के टर्म में बता सकते हैं कि लॉग C2/C1 मस्ट बी लेस देन 0। लॉग के टर्म में कैसा कह सकते हैं ऐसा? पक्का? ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी है तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव होनी है और लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो गई यानी C2/C1 मस्ट बी लेस देन 1। तो C1/C2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। C1/C2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आप ये कंडीशन बता सकते हो और इसको देखिए आप ऐसे कह सकते हैं C1/C2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1, मतलब ये Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एनोड पे ज़्यादा होनी चाहिए और ये कैथोड पे कॉन्सेंट्रेशन कम से कम होनी चाहिए। कैथोड पे कम होगी तो Cl2 एट कैथोड रिड्यूस होकर Cl माइनस बनाएगा और ये ज़्यादा होगी तो Cl माइनस ऑक्सीडाइज होकर Cl2 बनाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन से आप थोड़ा सा रेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम अप्रोच। देखिए अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये ऑक्सीडाइज होके Cl2 बनाएगा और अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये रिड्यूस होके क्लोरीन गैस बनाए, सॉरी इसकी ज़्यादा होती है तो ये रिएक्शन Cl यहाँ से ये जो Cl2 है अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है रुके क्या है अपने पास C1 इज ग्रेटर देन Cl2, C1 इज ग्रेटर देन C2, यहाँ से बोल सकते हैं C1 की वैल्यू C2 से ज़्यादा आ रही है तो C1 की वैल्यू C2 से ज़्यादा है, दैट मीन्स इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये फॉरवर्ड जाएगा और C2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये जो Cl2 है ये रिड्यूस होके Cl माइनस बनाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये गैस एंड इलेक्ट्रोड है ये भी और यहाँ प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम का यूज केवल कनेक्शन के लिए हुआ है और इसका ई सेल 0 बोल सकते हैं। अरे हाँ है ना? ठीक है, चलिए अब जरा इसका ये एक्सप्रेशन लिखा जाए तो ई सेल, अच्छा सॉरी इलेक्ट्रोड, अच्छा एक अब मैं थोड़ी सी मैं मान लूँ कि आप थोड़े से समझदार हो गए हो, मान सकते हैं थोड़ा सेल पोटेंशियल सेल रिएक्शन को आप थोड़ा सा बिना लिखे भी हैंडल कर पाओगे? एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक देखिए, ट्रिक कोई खास नहीं है। H2 और H+ हैं और ये है क्या? एनोड है, यहाँ ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अब सोचिए रिएक्शन क्या हो रही होगी, H2 या H+2 H2 तो चलिए रिएक्शन मत लिखिए, बस एरो से मार्क करके रख लीजिए ऐसा, H2 से H+। यहाँ क्या हो रहा होगा? रिडक्शन H+2 H2 ऐसा,
और जब बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ H2 है तो यहाँ 2H+ आ जाएगा और यहाँ 2H+ होगा। ठीक है, पक्का? अच्छा, अब इसका ई सेल का एक्सप्रेशन देखेंगे तो ई नॉट सेल तो 0 है, -0.0591/2 लॉग हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर 1 बार है, इग्नोर कर दीजिए। H+ एट H+ अपॉन H+। अच्छा चलिए हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर भी लिख देते हैं, PH2 अपॉन PH2। बताइए ये कौन सा, ऊपर में कौन सा H+ होगा? अरे H+ कौन सा होगा ऊपर में, एनोड का या कैथोड का? एनोड का। और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कौन सा होगा? कैथोड का। और ये एनोड का और ये कैथोड का। क्या ये एक्सप्रेशन सही है? एक बार जरा गौर फरमाइए इस पे। स्क्वायर भी होगा, हाँ H+ का स्क्वायर होगा। देखिए इससे रिएक्शन वगैरह स्टेप हम खा गए और यहाँ डायरेक्टली आ जा रहे हैं। H2 टू H+, एक चीज़ तो ये हुई, H2 से बन गया H+, ऑक्सीडेशन, ये बन गया H+ टू H2 रिडक्शन। अब बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ 2H+ होगा, यहाँ 2H+ होगा। अच्छा, ये H+ प्रोडक्ट में आ रहा है और ये H2 प्रोडक्ट में आ रहा है। ये कैथोड का H2 है तो उसका पार्शियल प्रेशर, और एनोड का H+ का स्क्वायर। और नीचे साइड में लिखेंगे तो ये कैथोड का H+ जो है ये नीचे आएगा और यहाँ कोएफिशिएंट 2 आएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 भी जो है वो रिएक्टेंट H2 एट एनोड रिएक्टेंट में है तो उसका पार्शियल प्रेशर यहाँ आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए वैल्यूज़ पुट करिए। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -0.0591/2 लॉग H+ एट एनोड इज C1 स्क्वायर, C1m और इसका स्क्वायर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 बार, C2 स्क्वायर इंटू 1 बार। अब बताइए स्क्वायर बाहर लेके इसको देख सकते हैं, -0.0591 लॉग C1/C2, हाँ है ना? अब फॉर ई सेल टू बी ग्रेटर देन 0 क्या बोल सकते हैं? लॉग C1/C2 की वैल्यू लेस देन 0, दैट मीन्स C1/C2 क्या होना चाहिए? लेस देन 1। ठीक है, करेक्ट। तरीका समझ में आया? अरे समझ में आया सबको? Yes, sir. मानसी उपाध्याय, Yes, sir. समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. चलिए, हाँ चलिए एक सवाल करते हैं अब। हाँ बेटा, सर एक बार ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब डायग्राम से कि कैसे मतलब कंसंट्रेशन एक जगह ज़्यादा होने से रिएक्शन आगे जा रही है और क्यों पीछे आ रही है ऐसे? देखिए कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने से रिएक्शन कैसे आगे जा रही है कैसे पीछे जा रही है, आप अब इसकी रिएक्शन देख के देखिए। ये या इक्वेशन से तो समझ आ रहा है, लेकिन वैसे अगर हाँ समझिए, ये H2 से H+ का H2 गैसियस से 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये है। अब आप इसको समझिए कि आप थोड़ा चलिए इलेक्ट्रॉन से रिलेट करते हैं। और यहाँ पे भी यही ऐसा हो नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए हम इसको भी ऐसे ही रिएक्शन देखते रहे हैं, H2 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब देखिए, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन C1 है और ये कॉन्सेंट्रेशन C2 है, ठीक है, और C1 की वैल्यू C2 से ज़्यादा है, या सॉरी
C2 की वैल्यू C1 से ज़्यादा है, ये देखिए C2 की वैल्यू C1 से ज़्यादा है, यही आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए किस रॉड पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इस रॉड पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या इस प्लैटिनम रॉड पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? तो एनोड के या कैथोड के, बताइए। यहां कॉन्सेंट्रेशन कम है, ये कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये फॉरवर्ड आएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये फॉरवर्ड आएगा और H+ और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, हाँ है ना। और यहां H+ ज्यादा है तो ये कम फॉरवर्ड आएगा, तो इसकी रॉड पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे और इसकी रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। हाँ दोनों रिएक्शन सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सही है ना। अभी आप समझिए इनका आपस में ये सारे इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। अब आप सोचिए कि किस रॉड पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, एनोड की रॉड पे या कैथोड की रॉड पे? तो दोनों रिएक्शंस पर सेम ही। अरे प्रभु तान्या सिंह, आप समझ नहीं रहे हो, दोनों पे ठीक है पर एक पे, अरे एक पे फॉरवर्ड चली जाए और एक पे बैकवर्ड चली जाए तो रिएक्शन ऑपोजिट हो जाएगी ना। जैसे एनोड पे और कैथोड पे हम रिएक्शन ऐसे ही लिख रहे हैं अभी, H2 से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इस पे भी लिख रहे हैं H2 से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन C2 है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन C1 है, और हमने रिलेशन क्या निकाल रखा है, तो C1 इज लेस देन C2। अब ये बताइए अगर ये सॉल्यूशन बनाया है और ये रॉड है प्लैटिनम रॉड, तो प्लैटिनम रॉड पे किस केस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, एनोड के केस में या कैथोड के केस में? एनोड के केस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, कैथोड के केस में कम होगी। तो अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं और बाद सॉल्ट ब्रिज वगैरह सब लगा दूं तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और कहाँ जाएगा, कैथोड पे। कैथोड पे कम है तो कैथोड पे जाएगा, और कैथोड पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, और ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, पक्का। तो क्या दोनों पे सेम रिएक्शन अब होगी? जब नेट रिएक्शन होगी, हम इलेक्ट्रोड की बात करें तो दोनों पे सेम रिएक्शन लिख रहे हैं, पर इसमें ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और इसमें ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और ये सेल चलती रहे, ये सेल काम करना स्टार्ट कर देगी। अब देखिए बहुत अच्छी चीज, ये सेल ये रिएक्शन आगे जाएगी तो H+ की वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ H+ की वैल्यू कम होगी। तो देखिए शुरू में C2 वॉज मोर देन C1, ठीक है, C2 C1 से ज्यादा था। अब ये रिएक्शन जब बैकवर्ड जाएगी तो C2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होगी, और ये वैल्यू, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो C1 की वैल्यू बढ़ेगी। दोनों कभी न कभी बराबर होंगे, और जैसे बराबर हुए क्या ये सेल का फंक्शन करना चालू रहेगा या खत्म हो जाएगा? सेल की फंक्शनिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि C1 जब जैसे ये दोनों सेम कंडीशन, बराबर कंडीशन अचीव किए, तो देखिए दोनों अगर बराबर कॉन्सेंट्रेशन अचीव करिए तो दोनों रॉड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो क्या तार से जोड़ने पे करंट फ्लो करेगा? नहीं। तो क्या ये सेल फंक्शन करेगी उस इंस्टेंट पे? नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल केवल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होने पे ही फंक्शन करती है। और देखोगे सेल की फंक्शनिंग से क्या हो रहा है, तो सेल की फंक्शनिंग से जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कम होते जा रहा है, और जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएंगी, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस 0 हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल फंक्शन करना बंद कर देगी, कॉन्सेंट्रेशन सेल का वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल फंक्शंस ओनली व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन सेल फंक्शन नहीं करती है। ठीक है, तीक्ष्णा समझ में आया? यस सर। एक बार फिर से, कहाँ से बेटा फिर से समझाएं, बताओ। सर ये जब C1 और C2 बराबर हो जाते हैं
देखो जैसे ही C1 और C2 मानसी C1 एंड C2 बराबर हो गए, मान लेते हैं C के बराबर हो गए, तो दोनों सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो वैसी सिचुएशन में दोनों रॉड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो अगर दोनों रॉड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, दोनों रॉड पे चार्जेस सिमिलर हैं, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो क्या यहाँ कनेक्ट करने पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा? और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो कहेंगे कि करंट नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि दोनों का वोल्टेज बराबर है, और दोनों का वोल्टेज बराबर है तो सभी का वोल्टेज जीरो है। ठीक है। Yes, sir. थोड़ा बैकवर्ड कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हो रहा है ना? हाँ, एनोड और कैथोड में कॉन्स्टेंट डिफरेंस था, इसी की वजह से एक फॉरवर्ड गया और एक बैकवर्ड गया, और जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गई तब जाके इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। चलिए, इक्विलिब्रियम वाली बात अभी फिर से एक सेपरेट सेक्शन में करेंगे हम। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, सेल पोटेंशियल बताना है इसका। कैसी सेल है? कैसी सेल है? कॉन्सेंट्रेशन सेल। ई सेल कितना रहेगा? 0। बहुत बढ़िया। बिना सेल रिएक्शन लिखे करना है इसको, सेल रिएक्शन ना लिखने की जरूरत पड़े। तो बताइए कैथोड एनोड पे क्या होना चाहिए? कॉपर 2+2 कॉपर या कॉपर से कॉपर 2+। कैथोड पे क्या होगा? कॉपर +2 से कॉपर चाहिए, तो बहुत बढ़िया रहा। इसका ई सेल लिखेंगे। ई सेल इज ई नॉट सेल 0 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितना लिखें? 2। अब बताइए लॉग कॉपर 2+ एंड कॉपर। देखिए ये कॉपर तो सॉलिड में है, ये कॉपर सॉलिड में है तो नहीं आएगा, केवल आयंस आने चाहिए। अब ऊपर कौन सा आयन? एनोड का या कैथोड का? एनोड का। एनोड का आयन प्रोडक्ट में जाएगा, कैथोड का आयन रिएक्टेंट में है, तो ऊपर प्रोडक्ट लिखते हैं, नीचे हम रिएक्टेंट लिखते हैं। अब फटाफट वैल्यू पुट करेंगे तो -0.0591/2 लॉग। अच्छा कोफिशिएंट नहीं आएगा क्या यहाँ पे? नहीं, कोफिशिएंट नहीं आएगा। कॉपर 2+ एनोड इज 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻1। ऊपर जाएगा 10⁻⁻2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.0591 वोल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 0.06 वोल्ट। अरे तो देखिए ये सेल का वोल्टेज भाई यही बहुत कम आ रहा है, पर आ तो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये सेल स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस है। इसका ई नॉट सेल 0 है। अच्छा एक बेहतरीन सवाल पूछा जाता है कॉन्सेप्ट का, कोई सेल स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये हम ई सेल से बताते हैं या ई नॉट सेल से बताते हैं? ई सेल। डेल्टा जी से बताते हैं या डेल्टा जी नॉट से बताते हैं? डेल्टा जी से बताते हैं। बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। हाँ ये भी एक सेल है, कॉन्सेंट्रेशन सेल। दोनों एनोड और कैथोड दोनों गैस आयन कहे जा सकते हैं क्या? हाँ, प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, देखिए सॉल्ट ब्रिज से मैक्सिमम डिस्टेंस पर लिखा जा रहा है, और गैसेस का पार्शियल प्रेशर 1 बार है। चलिए बिना रिएक्शन लिखे H2 से H+ जाएगा या H+ to H2 जाएगा? H+। इधर पे H+ to H2, और इसका अगर ई सेल लिखें, ई सेल इज 0 माइनस 0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 2 लॉग आयंस के टर्म में बताइए। अभी मैं लिख रहा हूँ, देखिए बेसिक अभी हम लर्न कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और एक बार जब आप स्मार्ट हो जाओगे, थोड़े समझ जाओगे, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कॉन्सेंट्रेशन पुट किया वैल्यू निकालिए।
चलिए H प्लस कौन सा वाला, एनोड वाला या कैथोड वाला, दोनों में है ना क्या कंसंट्रेशंस का स्क्वायर एनोड है ऊपर में या कैथोड में है, ये बताओ पहले। एनोड है, स्क्वायर होगा। और ये कौन है, कैथोड। एनोड सॉरी, हाँ ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, ये कैथोड आ गया। अब फटाफट देखिए, पार्शियल प्रेशर 1 बार है। कभी किसी क्वेश्चन में 1 बार की बजाय 0.1 बार भी कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर बदल भी सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब ये वैल्यू है -0.0591/2। 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log 10 H प्लस एट एनोड इज 10 की पावर -2 डैट इज 10 की पावर -4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन 1m है तो 1, तो ये -4 बाहर आ गया और log 10 इज 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0591 इंटू 2 दैट इज 281, हाँ 0.1182 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.12 वोल्ट। ठीक है, समझ में आई बात। यस सर चलिए एक तीसरे टाइप का सवाल, ये क्या है, H2 है, HCl है, H2SO4 है, H2 है, PT है, क्या है ये, प्लस हो जाएंगे। क्या ये भी कॉन्सेंट्रेशन सही है क्या? ये वो स्ट्रॉन्ग एसिड 100% एनालाइज हो जाएंगे। हाँ वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, आयनाइज हो जाएंगे। तो देखिए आपको आयंस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी रखी है, आपको एसिड और एसिड दे रखा है। एक्चुअल में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो अचीव करते हैं हम, वो एसिड या कुछ ना कुछ सब्सटेंस ऐड करके अचीव कर रहे होंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको जो सब्सटेंस ऐड किया वही दे दिया, HCl दे दिया। तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 की पावर -2 है तो H प्लस 1 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आनी चाहिए, 10 की पावर -2। तो देखिए इसको ज़रा मॉडिफाई कर लीजिए कि भाई रेखा ऐसे है बट एक्चुअल में ये सेल ऐसी ही है। यहाँ पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हाँ ध्यान रखिएगा H2SO4 2H प्लस देता है, तो यहाँ आ जाएगी 2 × 10 की पावर -3। अब देखिए एनोड एंड कैथोड पे क्या होगा, किस पे क्या होगा, तो यहाँ H2 से H प्लस बनना चाहिए और यहाँ पर H प्लस से H2 बनना चाहिए। ई सेल का एक्सप्रेशन लिखिए, तो ये 0.0591/2। चलिए बताइए कौन सा ऊपर रखना चाहिए, एनोड वाला या कैथोड वाला, एनोड वाला, और उसका पावर क्या आना चाहिए 2, तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या लिखना चाहिए 2 × 10 की पावर -3 का स्क्वायर। और पार्शियल प्रेशर देखिए 1 बार है तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू आ जाएगी -0.0591/2 log देखते 10 की पावर -4 अपॉन 4 × 10 की पावर -6 है ना। 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -6 ऊपर गया तो +6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए -0.0591/2 ये हो जाएगा log 10 की पावर -6 ऊपर गया तो +6 और 10 की पावर -4 × 10 की पावर 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 2 दैट इज 100, और 100/4 कितना होता है 25, यानी ये आ जाएगा log 25। वैल्यू देखिए -0.0591/2 एंड log 25, तो इसको लिख सकते हैं 2 log 5,
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.06 और ये वैल्यू देखिए log 5 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.7, तो ये वैल्यू हो जाएगी -0.042। ठीक है, ये सेल स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ई सेल इज लेस देन 0, सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन, ये सेल इस तरीके से नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये सेल नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है? तो जिसको हम एनोड मान रहे हैं, क्या वो एनोड का काम कर रहा हो? उसको अगर कैथोड कर दें और कैथोड के एनोड कर रहे हैं, तो क्या ये सेल स्पॉन्टेनियस हो जाएगी? हाँ, तो हमने यहाँ जो एनोड और कैथोड लिया है वो रॉन्ग है, और इसकी वजह से इस सेल का पोटेंशियल ऐसा आ रहा है। अगर इस सेल को स्पॉन्टेनियस होना है तो आप इसका एनोड एंड कैथोड उल्टा कर दीजिए। जिसको आप एनोड मान रहे हो वो कैथोड हो जाता, और जिसको कैथोड मान रहे हैं अगर वो एनोड हो जाता, तो ये सेल स्पॉन्टेनियस हो जाती, फंक्शन करना शुरू कर देती। चलिए नेक्स्ट, ये बताइए क्या ये भी कॉन्सेंट्रेशन सेल जैसी है? आदित्य, कॉन्सेंट्रेशन सेल कह सकते हैं इसको? ध्यान से देखिए। यस सर। Yes, sir. चलिए ट्राई करिए। -0.48। चलिए पहले तो देखिए, ये इधर एसिटिक एसिड है, इधर NH4OH है। भगवान क्या चल गया, ये क्या कर रहे हैं इसको? ये तो इधर एसिड है, इधर बेस है। क्या एसिड बेस रिएक्शन होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी? एसिड बेस नहीं होगा यहाँ पर, नहीं। यहाँ तो ये अलग एसिड है, ये बेस अलग है, ऐसा लग रहा है। ये एनोड के चैम्बर में है, ये कैथोड के चैम्बर में है। दोनों को अलग अलग किया है और दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज जोड़ा है। अब देखिए यहाँ अगर हम ऐसा देखें कि इस सेल को हम ऐसा एज्यूम करें कि H+ एक्वस H2 गैस प्लैटिनम सॉलिड और H+ एक्वस -0.4 वोल्ट आ रहा है। देखते हैं शायद कुछ और आ जाए। और प्लैटिनम सॉलिड, अब देखिए ज़रा यहाँ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता है? H+, हाँ ये आ रहा है एसिटिक एसिड से। तो देखिए एट एनोड कह सकते हैं, अगर हमें एनोड पे H+ की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है तो एट एनोड एसिटिक एसिड से H+ आएगी। और एसिटिक एसिड कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक है। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए सामने इसका Ka लिखा हुआ है और ये 10⁻⁵ है। तो K की वैल्यू 10⁻⁵ है, मतलब ये एसिड वीक है, ये कमज़ोर वाला एसिड है। इसको अगर आयनाइज करेंगे तो CH3COOH एक्वस, ये बनाएगा CH3COO- एक्वस और साथ में बन जाएगा H+।
इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो Ka के बराबर है। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने इसको डेराइव भी कर रखा था, याद है? इनिशियल फाइनल, अगर ये C है तो ये C माइनस एक्स और ये दोनों हो जाएंगे x और x। तो K को लिख सकते हैं कि K इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स, और ये वैल्यू 10 की पावर माइनस 5 के बराबर है। और C की वैल्यू देखिए, C इज 10 की पावर माइनस 1, तो x की वैल्यू वाकई बहुत कम आ रही होगी। तो हम यहाँ C माइनस एक्स को अप्रॉक्सीमेटली C या 10 की पावर माइनस 1 माइनस एक्स को हम अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर माइनस 1 मान सकते हैं। सो K विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 1। यहाँ अगर वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की पावर माइनस 3m। चलिए ये आ गई 10 की पावर माइनस 3m। सो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? -3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि H प्लस एट एनोड इज 10 की पावर माइनस 3m। चलिए ये तो मिला। कैथोड पर तो बेस है, हाँ, और वो बेस NH4OH है। तो NH4OH का देखिए क्वेश्चन में डेटा आपको ऐसा दिया रखा है कि आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, सेम चीज़ रिपीट हो जा रही है। NH4 प्लस OH माइनस। कॉन्सेंट्रेशन देखिए दोनों की 10 की पावर माइनस 1 और Kb दोनों का सेम है, हाँ है ना? तो सेम चीज़ C अपॉन C माइनस एक्स और x आ जाएगा। फिर उसको इक्वेट करेंगे, सेम एजम्पशन देंगे, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू आ जाएगी। पर यहाँ पर x जो है वो हमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन देगा? OH माइनस। तो सेम तरीके से सॉल्व करें, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली, सेम तरीके से सॉल्व करते तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आती 10 की पावर माइनस 3m। अब अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3m है तो H प्लस के कैसे बताएंगे? बहुत अच्छा। H प्लस इंटू OH माइनस मस्ट बी इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 14। और देखिए OH माइनस 10 की पावर माइनस 3 है तो H प्लस कितना हो जाएगा? हाँ, तो H प्लस एट कैथोड इज 10 की पावर माइनस 11m। कॉन्सेंट्रेशन देखिए। अब इसको पुट करिए इक्वेशन में। अगर हम E सेल लिखें, अच्छा सेल क्या थी, तो H प्लस H2 H प्लस H2। इसका अगर E सेल लिखें, E सेल इज माइनस 0.0591 बाई 2। एनोड का H प्लस 10 की पावर माइनस 3, कैथोड का H प्लस 10 की पावर माइनस 11। तो 10 की पावर माइनस 3 और ये आ गया 10 की पावर माइनस 11 लॉग 10 की पावर कौन सी? एनोड ऊपर होना चाहिए, कैथोड ऊपर होना चाहिए। यहाँ H2 से H प्लस बन रहा है, तो 10 की पावर माइनस 3 और उसका भी स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 11 और उसका भी स्क्वायर। समझ में आया? कई स्टेप्स एक साथ लिए जा रहे हैं। देखिए 10, अब आप सेल रिएक्शन आपको पता हो चुकी है 3-4 सवालों से कि H2 से H प्लस बनेगा और यहाँ H प्लस से H2 बनेगा, तो ये H प्लस प्रोडक्ट में जाएगा। तो जब QPC लिखेंगे तो ऊपर लिखा जाएगा। H2 से 2H प्लस बनेगा तो इसका स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ 2H प्लस से H2 बनेगा तो इसका भी स्क्वायर होगा। H2 से 2H प्लस बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो बाई 2 करेंगे। अब देखिए ये आ गया माइनस 0.0591 अपॉन स्क्वायर दोनों का बाहर ले लें तो वो 2 आ जाएगा। ये लॉग, अच्छा
10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -11, तो 10 की पावर -11 ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू 10 की पावर -7 हो जाएगी। हाँ 8 हो जाएगी, +8 सॉरी, हाँ +8 हो जाएगी। और 8 को अगर ये, तो ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली इसको 0.6 मान लीजिए, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये -0.48 वोल्ट आ जाएगा। सेल्फ स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर उल्टा कर दें, जो एनोड है वो कैथोड कर दिया जाए और जो कैथोड है वो एनोड कर दिया जाए, तब जाके ये सेल्फ स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक सवाल और है, ये पीछे चला गया इसके। हाँ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें, ये इसके पीछे चला गया, तो आप इसको होमवर्क में ट्राई करिए ना। ठीक है, इधर पे एसिटिक एसिड है और इधर पे NaOH है, तो ये तो और अच्छी बात हो गई कि NaOH स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग है, तो आप डायरेक्टली यहाँ OH- निकालोगे और OH- से H+ निकालोगे, और ये वाली जो कंडीशन है वो पिछली कंडीशन है, तो यहाँ पे भी H+ मिल जाएगा, तो आप इसको H+ का इलेक्ट्रोड बनाइए और आंसर निकाल लीजिए। 0.6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या बात होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों सेम मटेरियल के बने होते हैं, और दोनों में देखो, दोनों में क्या चीज़ आपको दिखती है, तो दोनों में जो आयन होता है उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है या सेम होती है? आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से फंक्शन करते हैं, और इनका अगर आप E0 सेल देखो तो इनका E0 सेल कितना होता है, <0 या <0? =0। ठीक है, ये स्लाइड रिपीट आ गई है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब लोगों ने बहुत सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखे होंगे इक्विलिब्रियम वाली चैप्टर में। आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइन कैसे किया होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या एक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है क्या? नहीं, तो फिर डिटरमाइन कैसे किया गया होगा? तो उसका एक तरीका हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखते हैं। जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शंस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, उनके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां से बता सकते हैं। देखिए कैसे, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, अरे ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कोएफिशिएंट जो होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, उस पर जरा ध्यान दीजिए। इक्विलिब्रियम पे पहली चीज तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? 0। कोई भी रिएक्शन लीजिए उसका डेल्टा जी 0 होता है। और ये बताइए कि QPC और इक्विलिब्रियम पे QPC की वैल्यू कितनी हो जाती है? QPC इक्विलिब्रियम पे QPC मतलब जो आप लिख रहे थे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट, उसी टर्म को अब इक्विलिब्रियम जब अचीव होता है तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। अब अगर डेल्टा जी को देखा जाए तो डेल्टा जी को हम लिख सकते हैं कि ये NF सेल के बराबर है, हाँ ना? और NF सेल के बराबर है तो डेल्टा जी इक्वल टू -NF सेल, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो बताइए E सेल की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0। तो हम कह सकते हैं कि E सेल की वैल्यू 0 होती है। तो जब कोई सेल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है तो उस सेल का वोल्टेज कितना हो जाता है? 0। अच्छा, E सेल को क्या, E सेल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E सेल इक्वल्स टू ERP, E0 नहीं, ERP ऑफ कैथोड माइनस ERP ऑफ एनोड। और अगर ये वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब एनोड और कैथोड दोनों का RP क्या हो गया? इक्वल हो गया। और दोनों का RP इक्वल हो गया तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। तो जब तार से कनेक्ट करेंगे तो क्या बिजली जाएगी?
नहीं, तार से कनेक्ट करने पे बिजली करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, तो ई नॉट सेल की वैल्यू 0 होती है, तो ई नॉट सेल को आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड लिखेंगे, और इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, दोनों इक्वल पोटेंशियल पे हैं। तो क्या दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, अगर एक मान लीजिए एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इस पर क्या कोई चार्ज मूव करे तो कोई एनर्जी देनी पड़ती है? तो इस चार्ज के मूवमेंट से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं आएगी, ये चार्ज ना एक्सेलरेट डिक्सेलरेट कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से देखोगे कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रोड इक्वल पोटेंशियल पे हो जाते हैं, तो पूरा जो कनेक्टिंग वायर है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाता है, और उस पर अगर चार्जेस का मूवमेंट हो तो कोई एनर्जी नहीं मिलती, और इसी की वजह से कह सकते हैं कि ये सेल फंक्शन नहीं करती। तो देखिए, जो जैसे हम बैटरी यूज़ करते हैं और वो बैटरीज कुछ साल यूज़ या कुछ दिन यूज़ करने के बाद डिस्चार्ज हो जाती है, या आपके मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, आईपैड की जो बैटरी है वो बैटरी भी थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी 0 बता रहा है, इसका मतलब बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है? 0 हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। अब कनेक्ट कर रहे हो तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, दोनों अभी क्या कह जाएंगे? तो अगर डिस्चार्ज होकर 0 हो गया तो दोनों अभी सेम वोल्टेज पे हो जाते हैं। ठीक है, तो यही फंडा है इक्विलिब्रियम का। अच्छा, अब देखिए, इक्विलिब्रियम पे हम इतनी बात कह सकते हैं कि ई सेल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, और ई सेल की वैल्यू 0 मतलब दोनों इलेक्ट्रोड सेम पोटेंशियल पे हैं। अच्छा, एक अच्छी बात, इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए जरा नस्ट इक्वेशन लिख लीजिए। नस्ट इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग नहीं, टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू पी सी लिख सकते हैं। अब जरा इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी बताइए, क्या क्या कर देना चाहिए? ई सेल की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू हो गई 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और ये क्या हो गया? लॉग के इक्विलिब्रियम। अरे हाँ या ना? तो यहां से अब लॉग के इक्विलिब्रियम इंटू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, इसको देख सकते हैं कि ये ई नॉट सेल के बराबर है, देख सकते हैं पक्का। अब बताइए के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? या सॉरी रुकिए, लॉग के इक्विलिब्रियम कितना बोल सकते हैं? ये आ जाएगा एन एफ ई नॉट सेल अपॉन 2.303 आर टी, हाँ है ना? एंटी लॉग ये के इक्विलिब्रियम भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एंटी लॉग ये लिया जाए इसमें तो आप के इक्विलिब्रियम भी निकाल सकते हैं। देखिए हमने क्या किया कि इक्विलिब्रियम वाली डेफिनेशन से आपको ये बात पता है कि इक्विलिब्रियम पर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी 0 होता है। अब डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 है और साथ में ये पता है कि रिएक्शन कोशिएंट जो है दैट बिकम्स इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो ई सेल की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए, और अगर ई सेल की वैल्यू 0 है, ई सेल की वैल्यू 0 है तो दोनों इलेक्ट्रोड बराबर पोटेंशियल पे हैं। फिर हमने नॉस्ट इक्वेशन लगा लिया कि ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू पी सी।
अब अगर इक्विलिब्रियम पे यही नॉस्ट इक्वेशन लगाएं तो ई सेल की वैल्यू 0 पुट कर दें और लॉग क्यूपीसी की जगह, तो क्यूपीसी की जगह के इक्विलिब्रियम पुट करें। इसी को फिर रीअरेंज किया तो लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू मिल गई और उसका एंटी लॉग लेंगे तो हमें के इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है, अरे हाँ या ना? यस सर। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल कितना होता है? 0। कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल 0 है। अगर ई नॉट सेल 0 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 1 हाँ, कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल 0 है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड के इक्विलिब्रियम फॉर द फॉलोइंग सेल, और सेल दे दी गई है ये कॉपर से कॉपर 2+ एंड जिंक 2+2 जिंक। चलिए इसका ज़रा बताइए कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रुक जाइए गड़बड़ है इसमें, ये रिएक्शन बैकवर्ड साइड में है। हाँ, ये जिंक सॉलिड Zn2+ aqueous, कॉपर 2+ aqueous एंड कॉपर सॉलिड। चलिए हाँ, इसका बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। हम्म, e की पावर 110/3। सर 10 की पावर 100/3। 10 की पावर 100/3 एग्जैक्ट वैल्यू बताइए कितनी आएगी? थोड़ा मतलब 2 इंटू या ऐसे कुछ इंटू, मतलब ऐसे बताइए n इंटू 10 की पावर m, इस टर्म में बताइए। आरुणि अवस्थी कुछ हो रहा है? यस सर। बताया सर। अफजल हुसैन हुआ? 10 पावर, यस सर। बहुत बढ़िया। 2 इंटू 10 की पावर 33। अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 10 की पावर, Yes, 10 की पावर 33.8। हाँ देखिए इसका आप ई नॉट सेल निकाल लीजिए। ई नॉट सेल कितना आ जाएगा? तो आरपी ऑफ कैथोड, कैथोड पे कॉपर है तो कैथोड का आरपी, सॉरी हाँ, ई नॉट सेल निकाल हैं तो कैथोड का एसआरपी माइनस एनोड का एसआरपी। अब ये वैल्यू पुट करें तो 0.34 माइनस ऑफ 0.76, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ई नॉट सेल इज 1.10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिए, तो ई सेल इज 1.10 माइनस 0.0591/2। सेल रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं है, जिंक से Zn 2+, कॉपर 2+ से कॉपर, हाँ है ना? हो रहा है? ओह, ठीक है। अब देखिए कौन प्रोडक्ट में है, कौन रिएक्टेंट में आएगा। तो ये जिंक +2, अच्छा
यहाँ लिख देते हैं QPC, हमें बताना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अच्छा, अगर ये सेल इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई, एट इक्विलिब्रियम ये वैल्यू 0 हो गई, ये 1.10 हो गया, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली करके 0.06 लिखिए, तो ये आ गया 0.03 लॉग QPC को के इक्विलिब्रियम कर दें। ठीक है, अब देखिए इसको रीअरेंज करिए तो देख सकते हैं कि 0.03 लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 1.10, और इसको देख सकते हैं कि लॉग के इक्विलिब्रियम इज 1.10 अपॉन 0.03, दैट इज 110/3, एंड के इक्विलिब्रियम विल बी 10 की पावर 110 अपॉन 3। ठीक है, तो देखिए E0 सेल निकाला, नष्ट करने लगाया, और इक्विलिब्रियम पे अपने को पता है कि E सेल की वैल्यू 0 होती है और QPC के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है। वैल्यू पुट की 0.0591 को 0.06 माना, 2 से डिवाइड किया तो 0.03 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर शिफ्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड इसको एज इट इज रखा, और फिर अगले स्टेप में 0.03 को 1.10 से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 110/3, तो और एंटी लॉग ले तो 10 की पावर 110/3। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कितना, 10 की पावर 36 इंटू 10 की पावर 0.33, तो 6 होगा। 66 आ रहा है, Yes. हाँ 108, हाँ 2 आएगा तो 0.66 या 0.67 कर दें। Yes. अब ये 0.67 है तो ये लगभग 0.7 के पास में है ना, ये 0.7 के आसपास आ रहा है 0.67। ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, लॉग 10 की पावर 0.7, ये लगभग 5 हो जाता है, Yes, sir. तो ये वैल्यू 5 के आसपास है। अच्छा ये बताइए 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है ये वैल्यू, ये अरे 10 की पावर 0.7 की वैल्यू 5 के बराबर होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5 से थोड़ा सा कम, 5 से थोड़ा सा कम चाहिएगा। तो चलिए 4 पॉइंट समथिंग जो ऑप्शन में दिया हुआ हो उसके रिस्पेक्ट में इसको मार्क कर लीजिए कि इतना आ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इस सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, वो है इलेक्ट्रोलिसिस। अब समझिए ज़रा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस टर्म में जाइए, इलेक्ट्रो एंड लिसिस, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक करंट की मदद से बॉन्ड तोड़। हाँ इलेक्ट्रोलिसिस, तो देखिए एक तो जनरल टर्म में कहते हैं कि ये इलेक्ट्रो एंड लिसिस टर्म से बना हुआ है। लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, हाइड्रोलिसिस पानी के हेल्प से तोड़ना, इलेक्ट्रोलिसिस बिजली से तोड़ना। ठीक है, अमोनोलिसिस ऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे अमोनिया की वजह से, तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब बिजली का यूज करके तोड़ना। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करते हैं इन कंस्टिट्यूएंट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस और मोल्टन सॉल्यूशन। तो हम किसी एक्वस या मोल्टन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करके एक इलेक्ट्रोलाइट को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस को दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में हम करंट पास करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन कराते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम अपने आप रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन अपने आप नहीं होती है। आपने घर में देखा होगा कि घर में चीनी नमक का डब्बा पड़ा हुआ है, क्या नमक के डब्बे में जो पड़ा हुआ नमक है वो कभी भी अपने आप
सोडियम और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होता है? नो सर। हो सकता है बहुत धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा हो, हमें दिखाई नहीं दे रहा हो। हाँ, नो सर। नहीं, कन्वर्ट नहीं होता। सोडियम क्लोराइड जो है वो चाहे कितना भी पुराना हो, वो सोडियम एंड क्लोरीन में कन्वर्ट नहीं होता। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, तो जो अपने आप नहीं हो रहा है उसको एनर्जी देके, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन खिला के उसको रिड्यूस करते हैं और किसी से ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन खींच के उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम फोर्सफुली कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब क्या ऐसा कह सकते हैं कि अपने आप नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हम फोर्सफुली करा रहे हैं, तो क्या जो रिएक्शन हो रही है उसमें वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है? अब इस टर्म में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। रिएक्शन तो हो रही है ना बिजली देने से, हाँ, रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, उसको एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी देने पे हो रही है, अपने आप नहीं हो रही है। तो हम उसको कहेंगे कि द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे एक ये बताइए, हीट का ट्रांसफर गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी तक की तरफ स्पॉन्टेनियसली होता है या नॉन स्पॉन्टेनियसली होता है? स्पॉन्टेनियसली। पर फ्रिज का काम क्या है? फ्रिज में फिर क्या होता है, देखिए ध्यान से, फ्रिज में क्या होता है आपके? ठंडी चीज और ठंडी हो जाती है या गर्म चीज और गर्म हो जाती है? ठंडी चीजें और ठंडी हो जाती हैं। यानी हीट का फ्लो ठंडी बॉडी से कहां जाता है? गर्म बॉडी। ठंडी बॉडी से हीट निकाल के गर्म बॉडी को दिया जाता है। तो क्या आपके फ्रिज में तो ये काम हो रहा है ना, पर ये स्पॉन्टेनियस, फ्रिज में ये काम हो रहा है, तो क्या ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? क्यों, फ्रिज में तो हो रहा है ना काम। हाँ, महीने के लास्ट में बिजली का पर्चा आ जाता है घर पे, बिजली का बिल आ रहा है, तो वो बिजली लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी उसको जबरदस्ती करा रही है, अपने आप नहीं होता। आप उसका स्विच ऑफ करके छोड़ दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए फ्रिज का और फिर रख दीजिए, ठंडी बॉडी ठंडी नहीं होगी, वो और गर्म होती जाएगी। तो पर्पज ये है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी जब दे रहे हैं तो हो क्या रहा है कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस चीज थी, उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी देके, हमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी देके उसको कराया है। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस, या इलेक्ट्रोलिसिस में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की हेल्प से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को हम करा लेते हैं। अच्छा, जब हम बिजली की हेल्प से उसको करा रहे हैं, तो जब वो हो रही है तब नेट क्या हो जा रहा होगा, समझिए। बिजली प्लस इलेक्ट्रोलिसिस, बिजली जा रही है तो एक प्रोसेस हो रहा है, अरे हाँ है ना। बिजली मान लीजिए ये पावर सप्लाई नहीं, मैंने बैटरी लगा के बैटरी से बिजली ऑब्टेन की और उसको यूज किया इलेक्ट्रोलिसिस में। तो बैटरी में जो प्रोसेस हो रहा है और जो इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोसेस हो रहा है, इनको मिला के नेट का डेल्टा जी कितना है? अरे कैसे जीरो? नेट का डेल्टा जी क्या एकदम इक्विलिब्रियम पे है दोनों? नहीं। तो नेट का डेल्टा जी कितना होना चाहिए? नहीं समझ में आया? अभी बात रुकिए, एक डायग्राम देखिए। हाँ, ये डायग्राम देखिए। एनोड दिख रहा है आपको? कैथोड दिख रहा है? अब देखिए, इसको अभी ये की कनेक्ट मत करिए और अभी बताइए, ये जो रिएक्शन है, मान लीजिए ये एक्वस NaCl है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ NaCl है। अब बताइए, Na से Na+ से Na का बनना और Cl- से Cl का बनना स्पॉन्टेनियस है या Cl- से Cl2 का बनना स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, ये बैटरी लगा के की हमने कनेक्ट कर दी। अब बताइए, बैटरी लगा के की कनेक्ट कर दी, अब ये रिएक्शन क्या होगी?
अब रिएक्शन यहां होने लगी है या नहीं होने लगी है? होने लगी है। अब ये देखिए बैटरी भी सिस्टम का पार्ट है। अब बताइए, अब जब ये रिएक्शन होने लगी तो इस पूरे सिस्टम को कहा जाए कि बैटरी के साथ इस सेल को देखा जाए, तो अब इसका डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? लेस देन 0। तो इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है। देखिए बैटरी, इसमें जो रिएक्शन हो रही है उसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, पर यहां जो रिएक्शन हो रही है उसका डेल्टा जी कितना है? नेगेटिव। और दोनों को साथ में जोड़ दिया है, तो दो रिएक्शन को सम करते हैं तो उनका डेल्टा जी का क्या होता है? समेशन होता है। तो एक नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो समेशन किया। और अगर ये इतना नेगेटिव है कि नेट, ये इतना नेगेटिव है कि इसके पॉजिटिव के साथ मिलने के बाद भी नेट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तभी ये स्पॉन्टेनियस हो पाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी वोल्टेज लगा दिया, कुछ भी लगा दिया तो ये काम करना स्टार्ट, यहां इलेक्ट्रिसिस हो जाएगी। नहीं, ये जितना पॉजिटिव है कम से कम उतना नेगेटिव, सॉरी ये जितना पॉजिटिव है डेल्टा जी, यहां पर कम से कम उतना डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए या उससे ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, तभी यहां इलेक्ट्रोलिसिस हो पाएगी। ठीक है? हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब स्टेटमेंट के फॉर्म में समझिए, इलेक्ट्रोलिसिस में कैसी रिएक्शन कराई जाती है? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? नॉन स्पॉन्टेनियस। बट इलेक्ट्रोलिसिस का नेट डेल्टा जी कितना होता है? किसकी वजह से? इलेक्ट्रोलिसिस वाले सॉल्यूशन की वजह से या बाहर वाली बैटरी की वजह से? बाहर वाली बैटरी की वजह से। अच्छा, अगर हमें यहां इलेक्ट्रोलिसिस करानी है और इसका डेल्टा जी मान लीजिए x किलोजूल पर मोल, ये प्लस के साथ है, x किलोजूल पर मोल है, पॉजिटिव है इसका डेल्टा जी, तो इसका डेल्टा जी कितना होना चाहिए? -x से इसका डेल्टा जी -x, मिनिमम कितना होना, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो अगर ये कहा जाए तो इसका डेल्टा जी -x से कम होना चाहिए, -x से ज्यादा होना चाहिए? -x से कम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है? कहां पे समझ में नहीं आया? तीक्ष्णा बताओ। सर ये जो सेल बन रहा है उसमें सर डेल्टा जी नेगेटिव कैसे, मतलब सेल का डेल्टा जी नेगेटिव क्यों आ रहा है? नहीं बेटा, अभी एक बात रुक जाइए, नेक्स्ट एग्जांपल से समझिए। देखिए बैटरी के अंदर में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है? स्पॉन्टेनियस। तो बैटरी के अंदर में जो रिएक्शन हो रही है इसका डेल्टा जी कितना है? बैटरी के अंदर में जो रिएक्शन हो रही है उसका डेल्टा जी कितना है? ये कैसा है? लेस देन 0। और यहां जो मान लीजिए मैंने मोल्टेन NaCl ले लिया, यहां मोल्टेन फॉर्म में NaCl ले लिया और हम रिएक्शन इमेजिन कर रहे हैं कि Na+ से सोडियम बन जाए और Cl- से Cl2 बन जाए। तो अब यहां की रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका डेल्टा जी कैसा है? तो अगर केवल इसके डेल्टा जी की बात करें तो ये ग्रेटर देन 0 है। बट अगर दोनों को साथ में कर दें और इसका डेल्टा जी मान लीजिए ये x किलोजूल पर मोल है और इसका डेल्टा जी x किलोजूल -x किलोजूल पर मोल से भी कम, -x किलोजूल पर मोल से भी, या अगर इसका डेल्टा जी नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड में ये x से भी ज्यादा है, तो नेट बैटरी प्लस इसको मिला के नेट का डेल्टा जी कितना कह सकते हैं? कैसा कह सकते हैं? पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा? अरे बेटा, ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है और इसका मैग्नीट्यूड जो है ये x से भी ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड x है, तो मिला के नेट डेल्टा जी कितना हो जाएगा? अरे कितना? मिला के नेट डेल्टा जी लेस देन 0। अब देखिए जरा इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है, कैसे जबरदस्ती प्रोसेस कराया जा रहा है। मतलब बैटरी में जो होने वाली रिएक्शन है वो इसके कंपैरिजन में ये जितना नॉन स्पॉन्टेनियस है ये उससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, ऐसा कह सकते हैं?
ये जितना नॉन स्पॉन्टेनियस है ये उससे बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, तभी ये बैटरी यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करा पा रही है। ठीक है, अब देखिए बैटरी में टर्मिनल है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब देखिए कैसे कैसे दोनों आयन के साथ Na+ और Cl- के साथ यहाँ ये समझते क्या है और इनके साथ होता क्या है। देखिए केयरफुली, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब नेगेटिव को हमने इस रॉड से कनेक्ट कर दिया तो इस पे नेगेटिव आ गया और इस पे पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में दोनों आयंस हैं, Cl- भी है और Na+ भी है। Na+ कौन से इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? नेगेटिवली चार्ज। और Cl- किससे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब देखिए दोनों अट्रैक्ट होंगे, दोनों डिफ्यूज करेंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज के पास जा रहा है कि ये इसको लगेगा वाओ ये नेगेटिवली चार्ज है, मेरे साथ अट्रैक्शन का फोर्स स्टैब्लिश कर रहा है, चलो इसके साथ चलते हैं, इसके पास चलते हैं। अट्रैक्शन का फोर्स है तो पास जाएगा। ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। पर ये बैटरी में होने वाली रिएक्शन जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और इतनी स्पॉन्टेनियस है कि यहाँ का जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको कंपनसेट कर देगी। अब देखिए ये यहाँ गया, अट्रैक्ट होके गया Cl- इस रॉड पे। अब बताइए इस रॉड को क्या Cl से प्रेम था या उसके नेगेटिव चार्ज से प्रेम था? नेगेटिव चार्ज। उसका प्रेम जो था वो Cl से नहीं था, वो क्लोरीन से नहीं था, इसके पास जो इसके ऊपर जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उससे प्रेम था। तो ये Cl जैसे इस रॉड के पास पहुंचा, ये रॉड सफिशिएंटली पॉजिटिव चार्ज है और सफिशिएंटली पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करता है कि ये Cl- का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को Cl- से खींच लेता है और Cl- वाले इलेक्ट्रोड पे देखेंगे कि Cl- वाले इलेक्ट्रोड पे होगा क्या, तो Cl- का इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनोड ने जबरदस्ती खींच लिया और ये बन गया क्लोरीन के एटम्स। और क्लोरीन के जो एटम बनेंगे उसमें क्लोरीन जो है वो एटॉमिक स्टेट में है, नेसेंट स्टेट में है, तो ये क्लोरीन आपस में कंबाइन होकर डाई क्लोरीन बना लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। तो 2Cl- से बन जाता है Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को जबरदस्ती बैटरी की हेल्प से करा गया। तो Cl- पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट हुआ, इसको लगा कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से मेरा प्रेम है, अट्रैक्शन है, तो ये इसके नज़दीक गया और नज़दीक जाने के बाद इस Cl- के साथ धोखा हो गया कि नेगेटिव वाला ये इलेक्ट्रॉन उसका लेके चले निकाल दिया और इसको एटॉमिक फॉर्म में न्यूट्रल कर दिया। और जब ये न्यूट्रल हो गया तो अट्रैक्शन खाता हूँ और फिर ये जो Cl है वो आपस में कंबाइन होके 2 दुखी आत्माएं क्लोरीन गैस बना गई। अब देखिए सोडियम के साथ क्या होगा, तो ये रॉड नेगेटिवली चार्ज है, रॉड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है खूब। अब क्या करेगा, तो ये सोडियम को अट्रैक्ट किया और अट्रैक्ट करने के बाद ये सोडियम करीब आ गया तो इस सोडियम को जबरदस्ती, इस सोडियम के साथ भी जबरदस्ती होगी और इस सोडियम को इसने क्या किया कि इस इलेक्ट्रोड ने जो पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज था उस इलेक्ट्रोड ने अट्रैक्ट किया और जब एकदम इस रॉड पे आ गया तो इसने इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खिला के इसको सोडियम में कन्वर्ट कर दिया, सोडियम एटॉमिक में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन की रिएक्शन है। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड कहा जाएगा, अरे रिडक्शन की रिएक्शन होती है, कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैथोड। और यहां Cl- से Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसको कौन सा इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, एनोड। तो देखिए एनोड एंड कैथोड नेमिंग सेम है, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है वो कैथोड है। अच्छा टर्मिनल्स का नाम बताइए, तो ये ऑक्सीडेशन जिस पे हुआ वो एनोड, रिडक्शन जिस पे हुआ वो कैथोड। चार्जेस देखिए, एनोड पे चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड यहाँ नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये आ गया इस पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ जो चार्जेस आएंगे वो बैटरी पर डिपेंड करेंगे,
बैटरी पे जो चार्जेस हैं, तो ये बैटरी पे पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, बैटरी पे नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव। करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ एनोड से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल रहा है और कैथोड में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल रहा है, कैथोड में आ रहा है। करंट का फ्लो कैसे कहेंगे? करंट का फ्लो ये कहेंगे कि करंट का फ्लो जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ है। एक्सटर्नल सर्किट में या इंटरनल सर्किट में? एक्सटर्नल। ये इस इधर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये अगर देखा जाए तो इसके बाहर की बात की जा रही है। इसके अंदर में, सॉल्यूशन के अंदर में बताइए जरा करंट का फ्लो कैसे है? तो करंट का फ्लो क्या कहेंगे? Cl माइनस, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट और पॉजिटिव चार्ज के तरफ माना जाता है। तो सॉल्यूशन के अंदर में कहां से कहां? एनोड से कैथोड। और सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बाहर देखेंगे तो कैथोड से एनोड। इस बैटरी में याद करिए, बैटरी कैसी सेल है? गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है? गैल्वेनिक सेल। और वहां पर एनोड कैसा होता था? पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज्ड? हाँ, वहां एनोड नेगेटिवली चार्ज। याद करिए, आप एक बार रिवाइज करिएगा एनोड कैसा होता था, और वहां पे भी आप करंट का डायरेक्शंस रिवाइज करेगा। तो देखिए, इलेक्ट्रोड है क्या? तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव ने नेगेटिव आयन को बुलाया, नेगेटिव ने पॉजिटिव आयन को बुलाया, और आके इनको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खिला लिया और उससे इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। ठीक है। और एनोड पे यहाँ छीना तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और इसको जबरदस्ती खिलाया तो उसका रिडक्शन हो गया। तो ये रिएक्शंस हो जाती हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। ठीक है। चलिए, आज के क्लास में कोई डाउट किसी को?